आज के मुख्य समाचार। बिना सहमति ग्राम पंचायत बदली जाने पर भड़के ग्रामीण। कांग्रेस नेता सतपाल रायजादा की पत्रकार वार्ता। पुलकित ठाकुर ने 25 किलो भार वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। ऑनलाइन पर्ची सुविधा का कम उपयोग, काउंटरों पर लंबी कतारें। सस्पेंड डॉक्टर राघव नरूला का वीडियो जारी। शिमला विंटर कार्निवल 2025 का भव्य आगाज। सीमा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को शीतकालीन सुविधाएं देने की मांग। विंटर कार्निवल 2025 का सीएम ने किया शुभारंभ। महानाटी में एक साथ थिरकी 206 महिलाएं। अब समाचार विस्तार से। ऊना में कुटलेहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक पंचायत को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी हालिया अधिसूचना ने ग्रामीणों में भारी रोष पैदा कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को उसकी मूल पंचायत से अलग कर दूसरी पंचायत में शामिल किया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसे दूसरी पंचायत में मिलाने की आवश्यकता पड़ रही हो। लोगों का आरोप है कि यह निर्णय बिना ग्राम सभा, बिना ग्रामीणों की सहमति और जानकारी के लिया गया है, जिससे गांव वासियों में नाराजगी है। जैसे ही यह पत्र पंचायत प्रधान के समक्ष आया, प्रधान द्वारा गांव के लोगों से बातचीत की गई। बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने अपनी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत से अलग किए जाने से उन्हें प्रशासनिक, विकासात्मक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए गाँव के लोगों ने बड़ी संख्या में डीसी ऊना के कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपकर अधिसूचना को तुरंत रद्द करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। डीसी कार्यालय की ओर से ग्रामीणों को मामले पर उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में इस फैसले को लेकर चर्चा और संतोष का माहौल बना हुआ है। कुटलेहर विधानसभा क्षेत्र की जिला परिषद वार्ड मोमनियार की ग्राम पंचायत बल के ये सभी जो निवासी हैं वो आज डीसी साहब के पास आए हैं। इसका जो आज का जो कारण है, पिछले कल प्रदेश सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें उस पत्र में ये लिखा गया था कि ग्राम पंचायत बल का एक हिस्सा जो परनौलिया सनाल है वो उसको अलग करके ग्राम पंचायत टीरा में मिला दिया गया है। उसके लिए जब ये पत्र लोगों के सामने आया, आदरणीय प्रधान जी के सामने आया, तो इन्होंने जनता से बात की और लोग बड़े परेशान हुए कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि इस गांव को तोड़कर अलग पंचायत में मिलाया जाए। भौगोलिक दृष्टि से जो ग्राम पंचायत टीरा है वो पहले ही काफी बड़ी पंचायत है और ग्राम पंचायत बल जो छोटी पंचायत है। और सबसे बड़ी बात कि जिस गांव को मिलाया गया उससे ग्राम पंचायत जो बल का कार्यालय है वो सिर्फ 100 मीटर दूर है। और जब अगर ये गांव टीरा में मिलाया जाता है तो इन लोगों को सभी को अपना काम करवाने के लिए 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और सरकार का ये जो पत्र आया, मैं तो ये कहूँगा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आई ये कांग्रेस सरकार, इन्होंने व्यवस्था का पतन कर दिया। आम जनहित का जो काम करने वाले थे वो नहीं किए, परंतु लोगों को गुमराह करने का काम, लोगों को भटकाने का काम और लोगों को परेशान करने वाला जो काम इन्होंने किया है। सर, जो ये पंचायत में प्रस्ताव, हम किसी भी प्रतिनिधि को इसके बारे में कोई पता नहीं है, ना ही तो कभी गांव के लोगों को बताया गया इसके बारे में। जो हमारी पंचायत है वो बहुत ही छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है कि इससे एक गांव काट दिया जाए और टीरा पंचायत में जोड़ दिया जाए। टीरा पंचायत ऑलरेडी पहले ही काफी बड़ी है। और सर, ये जो परनौलिया सनाल है ये वार्ड नंबर 5 का ही हिस्सा है, जिसमें पंचायत कार्यालय है। और ये लगभग मुझे लगता है कि इसकी दूरी 100 मीटर से शुरू हो जाती है परनौलिया सनाल से। और लोग बहुत परेशान हैं सर, और डीसी साहब के पास ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमें इस बल पंचायत से ना काटा जाए और टीरा में ना जोड़ा जाए। हम आगे कार्रवाई करेंगे जो भी मुनासिब होगी, क्योंकि लोगों को परेशान करने के लिए थोड़ी नहीं सर हम प्रतिनिधि बने हैं, हम तो लोगों को हेल्प करने के लिए बने हैं। और लोग सर रोष व्यक्त कर रहे हैं और उनका रोष बिल्कुल जायज भी है सर।
कांग्रेस नेता सतपाल रायजादा ने ऊना में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सतपाल सत्ती द्वारा उनकी अपने होटल के खिलाफ वेश्यावृत्ति जैसे संगीन और निराधार आरोप लगाए गए, जो पूरी तरह से झूठे निकले हैं। सतपाल रायजादा ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा नेता द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उनके द्वारा उन्हें नोटिस भी भेजा गया है। नोटिस मिलने के बाद भाजपा नेता अपने बयान से साफ तौर पर मुकर गए और यह कहने लगे कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भाजपा नेताओं की पुरानी आदत है कि पहले आरोप लगाते हैं और बाद में अपनी ही बातों से पलट जाते हैं। सतपाल रायजादा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता गैर जिम्मेदाराना बयान देकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि अब यह मामला न्यायालय में ले जाया जाएगा और वे अदालत में यह साबित करेंगे कि सतपाल सत्ती द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे थे। सतपाल रायजादा ने कहा कि वे कानून के दायरे में रहकर अपनी सच्चाई सामने रखेंगे और मानहानि के इस मामले में न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान सतपाल रायजादा ने यह भी कहा कि इस तरह की राजनीति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी दे रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं से सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी से बयान देने की अपील की है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये 2-3 पहलुओं पे है, 2-3 बिंदुओं पे है। इसमें एक पहला बिंदु जो है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद, सबसे पहले जो पहला बिंदु है उसमें सतपाल सत्ती जी ने जो मेरे खिलाफ, मेरे होटल के खिलाफ जो वेश्यावृत्ति के आरोप तक लगा दिए, उसके ऊपर हमने इनको नोटिस जारी किया था और हमने कहा था कि 15 दिन के अंदर हम उनके ऊपर केस करेंगे। और कुछ दिन हमने इंतजार किया, ज्यादा टाइम दिया उनको, और हम उनके जवाब के इंतजार में थे। और उनका जो जवाब आया, ये आपको मैं सभी को कॉपी दे दूंगा। इस जवाब में वो साफ मुकर गए कि उन्होंने ये जो मेरे होटल पर और जो मुझ पर इल्जाम लगाए, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये भाजपा के लोग जो अपनी कही बातों से मुकर जाते हैं, पहले बोलते हैं और अपनी बात पे खड़े भी नहीं रहते हैं। अब मैं आप लोगों को इस सामने बोला गया था, अब इनके ऊपर जो केस करने जा रहा हूं मैं, और मैं कोर्ट में भी ये साबित करूंगा कि सतपाल सत्ती जो है वो इसमें झूठ बोल रहे हैं दोबारा से, और ये भी साबित करूंगा। और ये लड़ाई जो है, इस लड़ाई को आखिर तक लेके जाऊंगा। और इसके साथ साथ जो दूसरा पहलू है, दूसरे पहलू में जो प्रशासन है, सबसे पहले मैं प्रशासन की बात करना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने से ऊना में एक मर्डर होने के बाद जिस तरीके से प्रशासन का व्यवहार व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ जिस तरीके से रहा, सिर्फ ऊना विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ रहा, इसके ऊपर मैंने संज्ञान लिया और डीसी महोदय से बात की और मैंने उनको बोला कि आप लोग जल्द से जल्द व्यापारियों से बैठकर बात करें, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि आप जो ऑर्डर निकाल देंगे उसी पे अमल होगा। नियमों के तहत काम किया जाएगा। नियम जो है वो लोगों के लिए बने हुए हैं, और जब व्यापारियों को इस तरीके से तंग किया जाएगा कि उनके दुकान के आगे गाड़ी भी खड़ी नहीं हो सकती, तो वो दुकानदार कैसे अपना व्यापार कर पाएंगे। मैं अपने व्यापारी भाइयों के साथ, अपने विधानसभा क्षेत्र के किसान के साथ, चाहे व्यापारी हो चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, ये मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। और डीसी महोदय ने
तुरंत, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले कल होनी थी, उसके बाद उन्होंने व्यापारियों से बात भी की। उसके बाद मैंने खुद डीसी साहब महोदय से बात की, तो उन्होंने एक बात बोली कि येलो लाइन के जो बाहर गाड़ियां होगी उनका चालान नहीं किया जाएगा। बात सिर्फ येलो लाइन के बाहर जो है गाड़ी खड़ी होगी उसका चालान नहीं होगा, बात सिर्फ इस बात की नहीं। बात यह है कि अपराधी जो है वो डरने चाहिए पुलिस से, आम लोगों को डर नहीं होना चाहिए पुलिस का। और पुलिस का जो बिहेवियर है, जो बोलचाल है, वो जनता के लिए होनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से मैं प्रशासन को भी बोल रहा हूं, और अपने व्यवहार को भी पुलिस को बदलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं डीसी महोदय से भी बोलना चाहूंगा कि मैंने एक इंक्वायरी जो दी थी कि जो दुकानें, जो सबसे पहले तो एक दुकान जो सतपाल सत्ती जी ने सरकार से ली, जो चिंदी चोरी की, और उसके बाद अपने साले को वो दुकान दी, वो तथ्य डीसी महोदय के आगे हमने रखे थे। उसके ऊपर नियमों के तहत इंक्वायरी अभी तक कहां तक पहुंची, उसका जवाब मुझे नहीं आया है। हमीरपुर जिले के होनहार खिलाड़ी पुलकित ठाकुर ने 25 किलो भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर हमीरपुर का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर उप निदेशक कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलकित ठाकुर सहित अन्य प्रतिभाशाली बच्चों को भी सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान अधिकारियों ने बच्चों की मेहनत और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि आज के बच्चे जिले और प्रदेश का भविष्य है। खेलों के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां अन्य बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि सरकार और खेल विभाग बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर प्रयासरत है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन और कोचों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उचित मार्गदर्शन और सुविधाएं मिलने से बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठाकुर हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। यह टूर्नामेंट कुराश का था, जो कि सहारनपुर यूपी में सहारनपुर में हुआ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये आपको बताते हुए कि हिमाचल में और जिला हमीरपुर से पुलकित ठाकुर, ये जो बच्चा मजोली सुल्तान स्कूल जो वो वहाँ से इसने जो है वो पूरे हिमाचल में, हिमाचल का पूरे देश में जो है वो नाम रोशन किया है। और ये पहली बार हो रहा है कि इतिहास में कि कुराश में जो एक इवेंट था ये, जिसको नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो सहारनपुर में ये कार्यक्रम चल रहा था। ये वहाँ पे जो इस बच्चे ने जो है वो गोल्ड मेडल जीत के जो है वो हमारे जिला हमीरपुर का, पूरे प्रदेश का जो है वो इसने नाम रोशन किया हुआ है। तो ये एक अपने आप में ऐतिहासिक है। और इसके लिए मैं जो इस स्कूल के हमारे साथ आज जो स्कूल जहाँ से बच्चा पढ़ाई करता है वहाँ के हमारे साथ मुख्य अध्यापक भी वहाँ से हैं, साथ में हमारे उनके इस बच्चे के जो पिता हैं, खास करके मैं उनको भी बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे ने अभी आपको बताया है कि किस तरह से उनके पापा का भी जो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। सुबह शाम जो उनको बराबर वो प्रैक्टिस करवाते थे, और कहीं ना कहीं वो भी खुद जो वो शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे का जो वो एक अच्छा मार्गदर्शन जो उसमें होता रहा है। तो इसके बच्चे के माँ बाप को भी, और खास करके मेरे जिला से जो बहुत ही कर्मठ और मेहनती साथी जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित हैं लोग, हमारे राकेश सिंह जी हैं, हमारे स्टेट के जो मेंबर भी हैं, हमारे जो HSF के हैं, और साथ में जो हमारे DSSA की जो बॉडी है वो भी, और बाकी सभी शारीरिक शिक्षा जगत से जो जुड़े हुए जो भी साथी हैं, वो बड़ी मेहनत लगन से जो है वो मेहनत करवाते हैं बच्चों को। और शायद आज उसी का ही परिणाम है कि आज जो हमीरपुर ने अपने आप में जो है अंडर 14 कुराश की गेम में जो एक इतिहास रचा है, और पूरे प्रदेश को जो है वो गोल्ड मेडल दिला करके पूरे प्रदेश का नाम जो वो रोशन किया है। इसके लिए मैं हमारे जो स्टेट हेडक्वार्टर से आदरणीय हमारे डायरेक्टर आशीष कोहली जी हैं, हमारे अजय पांटा जी हैं, जो कि बराबर इन चीज़ों को जो वो देख रहे थे। हार्ट ट्रेनिंग चली थी बेटे की,
लगातार 2-2.5 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे थे लगातार। और हम जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ हमारी बच्चों की लग प्रैक्टिस थी, अच्छी तरह से चली थी। प्लस NCO साई जो हमारा हमीरपुर में है, यहाँ के कोचेज श्रीमती दिव्या तिवारी जी और संजीव ठाकुर जी कोच, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है इस गोल्ड मेडल लाने के पीछे। और प्लस हमारे राकेश सिंह जी, इन्होंने बहुत बच्चे को मोटिवेशन किया। जैसे हमारे ADP सर है, डिप्टी डायरेक्टर हमारे सर हैं, इन्होंने लगातार हमें प्रोत्साहित किया और तो बच्चा आज इस मुकाम पर पहुंचा। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर विंटर कार्निवल 2025 की भव्य शुरुआत की गई है। इस अवसर पर रंगों से भरे गुब्बारों को आसमान में छोड़ा गया, जिससे पूरा रिज मैदान उत्सव के रंग में रंग गया। कार्निवल के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। विंटर कार्निवल के आगाज के दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में अतिथियों का हमेशा सम्मान किया जाता है और शिमला विंटर कार्निवल इसी परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हिमाचली संस्कृति, कला और परंपराओं को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। कार्निवल के पहले दिन आयोजित भव्य परेड लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। रंग बिरंगी झांकियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने परेड को स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया। रिज मैदान पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का जमकर आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शिमला को पर्यटन के नक्शे पर और अधिक मजबूत बनाना है। विंटर कार्निवल जैसे आयोजनों से स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है और पर्यटन से जुड़े लोगों को भी लाभ होता है। उन्होंने सभी पर्यटकों का हिमाचल में स्वागत करते हुए कहा कि सरकार उनके सुखद और सुरक्षित प्रवास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी तो कांगड़ा में विंटर कार्निवल की, कांगड़ा वैली कार्निवल की शुरुआत कर रहे हैं। पर्यटकों को यहाँ के संस्कृति का पता लगे, यहाँ के जो हमारे भोजन है, हमारे खान पान है, उसका पता लगे, और जो हमारी स्वयं सहायता समूह की संस्थाएँ हैं, हिमेरा और हिमाचल के कल्चर की जानकारी इस विंटर कार्निवल के माध्यम से पूरे देश में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रयास है और उस प्रयास के तहत हम इसमें आगे बढ़े हैं और मुझे खुशी है कि इस कार्निवल से जहां हमारे देश के पूरे पर्यटक यहाँ आएंगे, हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे, हमारे खान पान के बारे में जानेंगे, उसका फ़ायदा और हमारे जीवन यापन किस प्रकार का है वो सारा इस कार्निवल के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इस विंटर कार्निवल की आज शुभारम्भ पर्यटक आए क्योंकि नया साल भी है और पर्यटक हैप्पी क्रिसमस भी है और सभी प्रकार के पर्यटक यहाँ आते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि पर्यटक आए, अपना स्वच्छ हवा के यहाँ से अपनी शारीरिक हवा, जो हवा है स्वच्छ हवा, उसका प्रयोग करें, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से पर्यटकों के साथ हमारे जो लोग हैं वो भी शांति बना के रखें और पर्यटक भी कोई हुड़दंगबाजी ना करें। ढाबा होटल हमने बोला कि वो डे नाइट इस समय खोल सकते हैं और कोई पर्यटक भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई किसी प्रकार से भी उसको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और पर्यटक यहाँ की संस्कृति का लाभ उठाए, यहाँ की जलवायु का लाभ उठाए। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए INTUC के उपाध्यक्ष पूर्णचंद ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट दीपक के अंतर्गत भारत चीन सीमा पर रणनीतिक सड़कों के निर्माण में कार्यरत कैजुअल पेड लेबरों को आवश्यक शीतकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधित निर्देशों पर अपना पक्ष रखा। पूर्णचंद ने कहा कि भारत चीन सीमा के दुर्गम और अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक बेहद कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा कर रही है। ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश श्रमिकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने मांग की कि सीमा सड़क संगठन और संबंधित विभाग इन आदेशों का पूरी तरह पालन करे और श्रमिकों को सड़क पर गर्म कपड़े, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आवश्यक शीतकालीन व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाए। INTU से उपाध्यक्ष ने कहा कि कैजुअल पेड लेबर लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की कमी के बीच कार्य कर रही है, जो उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरा बन सकता है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली हमने
जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, जो सामरिक सड़क है हिंदुस्तान तिब्बत रोड, उसमें जो मजदूर काम करता है उसके बारे में हमने ये बुलाई है। और हिमाचल प्रदेश में आपको मालूम है कि जब चाइना हिंदुस्तान का लड़ाई शुरू हुई थी 1961 में, इसको बनाया गया मई 1961 के दीपक प्रोजेक्ट के नाम से। और बेसिकली ये जो तिब्बत रोड के लिए, बॉर्डर रोड बनाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूट किया। और तब से दो प्रकार के मजदूर और कर्मचारी इसमें काम करते हैं, एक है रेगुलर और दूसरा है कैजुअल पेड लेबर। तो जो 1961 से लेकर अभी तक कैजुअल पेड लेबर है, इसको रेगुलर नहीं किया, ये कैजुअल पेड ही है। इनको सिर्फ जो इनका बोर्ड है बैठता है, जो चीफ इंजीनियर चीफ है, इंचार्ज है, उसके अध्यक्षता में एक बोर्ड बनता है और मिनिमम वेज वो फिक्स करते हैं, वो उनको मिलता है। उसके अलावा इनको कुछ नहीं मिलता। और भारत सरकार का 31 जुलाई 1962 का एक सर्कुलर है, सिर्फ इनको 3 ही छुट्टियां मिलती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। इसके अलावा इनको कोई भी सर्विस बेनिफिट नहीं मिलते हैं। और हमारी जो यूनियन बनी वहाँ पर 2021 से हमने दीपक प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के नाम से किया है, और वो जो इंटेक के साथ हमने इसको 2023 में एफिलिएट किया। तब से हम जो इनके आधारभूत सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। तो जो 2022 से हमने ये बात उठाई थी कि जो ये बिल्कुल स्नो जोन एरिया में काम करता है, वहाँ के मजदूरों को सर्दी के लिए रहने की एकोमोडेशन, पहनने के लिए गर्म कपड़े वगैरह की व्यवस्था के लिए, तो इन्होंने माना नहीं है, बीआरओ ने उस बात को माना नहीं है। और हम इसी साल 7 जनवरी 2025 को ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने रीट पिटीशन फाइल की थी, जो गर्म कपड़े और आधारभूत सुविधा के लिए। और माननीय उच्च न्यायालय ने परसों 22 तारीख को एक डायरेक्शन दी है इनको, और उसमें कहा है कि जो ये मजदूर है, ये जो स्ट्रेटेजिक रोड है उस वहां काम करते हैं और देश की सुरक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको जो ये डिमांड करें, ये लग्जरी नहीं है, एक जिंदा रहने के लिए इंसान के लिए ऐसे इलाके में देना जो है एम्प्लॉयर का, जो इनका नियोक्ता है, उसकी जिम्मेवारी है। और ऐसे टफ कंडीशन में ये काम करते हैं, हाई टेरेन में काम करते हैं, और देश का जो रोड है बॉर्डर रोड का, उसको ये बरकरार रखते हैं। तो ये जिम्मेवारी है इनको आधारभूत सुविधा देने के लिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने 7 चीजें का ऑर्डर किया है, जिसमें विंटर जैकेट्स, वो तो जनवरी में इन्होंने इसी साल कर दिया था, उसके बाद उन्होंने लाए नहीं थे, लेकिन 2000 जैकेट उन्होंने लिए थे। तो वो जो जैकेट उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके साथ उन्होंने ये कहा ट्राउजर भी इनको देना है, कैप है, वुलन कैप है, ग्लव्स है, जो वुलन ग्लव्स है, शूज है, सेफ्टी शूज है, वो है, और रेन कोट है। और बॉडी को गर्म रखने के लिए मिट्टी तेल भी देना है मजदूरों को। और ये कहा है कि जो कंप्लाइंस होनी है इसकी, वो कंप्लाइंस होनी चाहिए 7 जनवरी 2026 तक सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और उसका सारा रिपोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो मांगे। तो जो राज्य इंटक की तरफ से भी हम जिस तरह से बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन और हाइडल का मैं इंचार्ज हूँ, जब से हम इसको देख रहे हैं तो वर्कर्स को काफी बेनिफिट हमने वहां पर दिलाए हैं। और हिमाचल प्रदेश में 2 जगह सड़कें हैं, एक तो है तामी किंगल रोड, और कुआरी से लेकर जो आगे ये आगे है शिव किला तक, शिव किला जो चाइना बॉर्डर है। दूसरा समदू से कौरिक, आपने नाम सुना होगा, लपचा कौरिक, बिल्कुल एक मैं वहां तक गया हूँ, लपचा बिल्कुल 0 पॉइंट है वहां पर, वहां से चाइना तिब्बत की बॉर्डर, चाइना की बॉर्डर शुरू होता है। मजदूर हमारा वहां काम करता है, और आजकल जो टेम्परेचर है वहां पर दिन में ही -2 से लेकर रात को तो -40 चला जाता है। तो मजदूर वहां पर रहते हैं, तो उसको जो पीने का पानी का है, जो वॉशरूम्स वगैरह, टॉयलेट, बाथरूम, सारी बातें हम लोगों ने उठाई है। तो वहां जो हमारा मजदूर है, अराउंड 2800 मजदूर काम कर रहे हैं अभी, उसमें काम करते हैं। और जो काजा से, समझू से लेकर काजा, ग्रम्फू और आगे कुंजम पास आपने सुना होगा, जो वहां पर एक चंद्रताल लेक भी है, जो जहाँ से बागा नदी वगैरह निकलती है, तो वहां तक का जो मजदूर हमारा काम करता है। तो दूसरा रोड जो है हिमाचल प्रदेश में बीआरओ को दी है, वो है एक तो आपका SKTT, ये है संसारी कित्तर तांदी थिरोड और मनाली सरचू रोड।
ये है जो लेह लद्दाख को कनेक्ट करता है, और लेह लद्दाख के साथ भी वो जो सड़कें है चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करते। तो हिमाचल प्रदेश में 2 प्रोजेक्ट इनके टास्क फोर्स बैठती है, एक ज्यूरी में बैठती है, उसका टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर्स है उसका नंबर है 759 BRTF बॉर्डर रोड टास्क फोर्स, दूसरा है 38 BRTF वो मनाली में बैठती है। कुल मिला के जो मजदूर आज की डेट में काम कर रहा है सर्दी में, तो दोनों जगह हम जोड़े तो मोर देन 5000 है ये मजदूर। तो ये उन्हीं मजदूरों के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। नए साल के स्वागत से पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बार फिर उत्सव और रंगारंग कार्यक्रमों से गुलजार हो गई है। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक आयोजित होने वाले शिमला विंटर कार्निवल 2025 का आज पहले दिन भव्य आगाज हुआ। लगातार तीसरे वर्ष आयोजित हो रहे इस कार्निवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री CM सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया जाएगा। कार्निवल की शुरुआत के साथ ही ऐतिहासिक रिज मैदान पर्यटकों की भारी भीड़ से गुलजार हो गया है। देश विदेश से आए सैलानियों में आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले दिन चंडीगढ़, बिहार, लुधियाना, हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से आए पर्यटकों ने कार्निवल का भरपूर आनंद उठाया। राज्य सरकार का उद्देश्य इस आयोजन के माध्यम से शिमला में पर्यटन को बढ़ावा देना और नए साल से पहले उत्सव का माहौल तैयार करना है। विंटर कार्निवल के जरिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को एक ही मंच पर हिमाचली संस्कृति, नाटी, पारंपरिक वेशभूषा, खान पान और मनोरंजन का अनूठा अनुभव मिल रहा है। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों को मंच देने और पहाड़ी परंपराओं को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। विंटर कार्निवल को ध्यान में रखते हुए शिमला के प्रमुख पर्यटन स्थल रिज मैदान और मॉल रोड को विशेष रूप से सजाया गया है। रिज मैदान सांस्कृतिक संध्याओं के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि रिज से मॉल रोड तक दुकानें सजाई गई है, जहां पहाड़ी हस्तकला, पारंपरिक वस्तुओं और स्थानीय उत्पाद पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। इसके अलावा पहाड़ी व्यंजनों से लेकर फास्ट फूड तक के स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे पर्यटकों का स्वाद दोगुना हो रहा है। पहली बार शिमला घूमने पहुंचे पर्यटकों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि शिमला की प्राकृतिक खूबसूरती, ठंडा मौसम और विंटर कार्निवल का माहौल उनके लिए यादगार बन गया है। पर्यटकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जानने का भी बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। योगेश तिवारी, चंडीगढ़ से। ये हम ऑफिस के साथ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है। चंडीगढ़ फर्स्ट टाइम मेमोरेबल रहेगा। आई थिंक हमने स्टार्ट किया। जी, मेरा नाम तस्लीम है और हम यूपी से आए हैं, शामली जिले से। कुछ मेरे फ्रेंड है, कुछ जो करनाल से आए हैं। इससे पहले भी हम 1-2 बार जो है अच्छा हो रहा है, डेकोरेशन जो रखी है अच्छी हो रही है। देखते हैं, रात को प्रोग्राम देखेंगे। में हमने ड्राई फ्रूट, वैसे ही ड्राई फ्रूट भी लिया है और फास्ट फूड भी लिया अच्छे है। यहाँ पे बस अच्छी एक्टिविटी मिल जाती है बंदे को और घूमने के स्थान भी ठीक ठाक। तो हम सभी हिमाचल वासियों को, हरियाणा के सभी स्काउट्स और स्काउट मास्टर नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, राम राम करते हैं। अभी हम देखेंगे जी, अभी हमने पता किया था कि क्या कौन सी किसी का पत्नी वो है नेहा कक्कड़ के घर वाले जो वो आ रहे हैं, और कल हमारा हरियाणवी कल्चर बता रहे हैं यहाँ होगा। माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है जी। हम साल में 2-3 बार कम से कम आ ही जाते हैं, क्योंकि तारा देवी हमारा स्काउट हट है और स्काउट कैंप लेकर के हमारे इधर दूध जलेबी का ज़्यादा प्रचलन है। हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे सभी को कि साफ स्वच्छ रखो, इसकी प्रकृति को बनाए रखो। प्रदर्शनी देखकर बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आनंद आता है, ये लग रहा है और फुल एंजॉय कर रहे हैं। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल रिपर में पर्ची काउंटर पर तैनात डाटा ऑपरेटर चंद्रकांता ने ऑनलाइन पर्ची व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में विभिन्न स्थानों पर ऑनलाइन पर्ची बनाने के लिए स्कैनर लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम मरीज या उनके परिजन इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। चंद्रकांता के अनुसार कई लोगों के पास एंड्रॉइड फोन होने के बावजूद उन्हें ऑनलाइन पर्ची बनाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। वहीं कुछ मरीज या उनके साथ आए परिजन मोबाइल चलाने में भी असमर्थ नजर आते हैं।
इसी कारण पर्ची काउंटर पर लंबी कतारें लग जाती है, जिससे मरीजों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि मरीज या उनके परिजन पहले से ऑनलाइन पर्ची बनाकर उसका टोकन नंबर बता दे तो पर्ची काउंटर पर काम काफी आसान हो जाता है और समय की भी बचत होती है। इससे न केवल मरीजों को जल्दी सुविधा मिलती है बल्कि अस्पताल में भी भीड़ कम ही नजर आती है। डाटा ऑपरेटर चंद्रकांता ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन पर्ची सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। मेरा नाम मिसेस चंद्रकांता है। रिपन में मैं एज एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। 14 साल से यहाँ पे सेवाएं दे रही हूँ। देखिए मैम, ऑनलाइन तो आभा वाला हमारे पास जो सिस्टम है, जो लोग आभा आईडी अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, अपने मोबाइल पे कर रहे हैं और जो लोग हमें स्कैन करके दे रहे हैं उनका काम हो रहा है। कई लोग नहीं जानते हैं, जो ग्रामीण इलाकों से आपके आते हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई ओल्ड है, किसी को नहीं पता इस चीज़ का, जो एंड्रॉयड नहीं चलाते हैं, तो वो लोगों के लिए हम लोग हेल्पलेस हैं। बट जो कर रहे हैं उनको हम विद इन सेकेंड फ्री कर रहे हैं अपने यहाँ से आभा टोकन, वो हमें बताएं और हम उनको फ्री कर रहे हैं आभा का आईडी बना के जो भी है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर को लेके भी हैं। सॉफ्टवेयर हमारा बहुत स्लो चल रहा है। ये नोएडा से कनेक्टेड है हमारा सॉफ्टवेयर। पहले हमारा लोकल सॉफ्टवेयर होता था तो हम अपना यहीं से कर लेते थे, रूम से जो भी है। अब हमें कॉल्स 2 से 3 से 4 कॉल्स हमें नोएडा के लिए करनी पड़ती है। अब ये कई बार स्लो है, कई बार कुछ है, तो इस वजह से सुविधा नहीं मिल पा रही है लोगों को थोड़ा सा। देखिए मैम, हम लोग अपने गार्ड्स को बता देते हैं जितना हम बता सकते हैं कि जिसने अगर टोकन ले लिया है वो बीच में छोटी वाली लाइन में आ जाए। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा सीनियर सिटीजन का भी रहता है। अब लोग एक टोकन लेंगे तो लोग 1 से 4 फैसिलिटी चाहते हैं। एक टोकन लेके आएंगे तो 4 पर्चियाँ वो वैसे भी बनाना चाहते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि देखो, जो टोकन लेके आ रहा है वो टोकन लेके फ्री हो जाओ। 4 पर्चियाँ जिनकी आप बना रहे हो उनको लाइन में खड़े कर दो। तो फिर हम उन्हीं में ही रहते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसे कैसे होगा जी, अगर आप हमारे को टोकन हमने लिया हुआ है तो ये हमारी फैमिली भी हमारे साथ है, इनको भी फ्री करो। तो हम कहते हैं कि इनका भी टोकन आप ले लो, और वो कह रहे जी वो नहीं जानते टोकन। अब वो कोई बुजुर्ग है, उनका हम टोकन नहीं बना सकते। अच्छा, कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। वो क्या करते हैं कि अपने मोबाइल से क्या करेंगे कि वो दूसरों का नाम उनका होता है, यहाँ नाम किसी और का बता देंगे कि हम वो नाम उनका आता है टोकन में और वो बनानी उन्होंने किसी और की पर्ची होती है। तो इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर लोगों को इस चीज़ में जानकारी हम जितना चाहे दे सकते हैं, बट लोग नहीं समझ पाते हैं। कई लोगों को नहीं है इस चीज़ की जानकारी अभी, पर हमने इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी, जितना हम लोगों को समझा पा रहे हैं कि टोकन की सुविधा चारों तरफ लगी है। आप चारों तरफ स्कैन कर सकते हो। आप अच्छे से पहले टोकन देखो कि आप किसका टोकन ले रहे हो, अपने नाम का ले रहे हो या अपनी फैमिली में किसी और का ले रहे हो। तो बस यही वजह थोड़ी सी उलझन है कि लोगों को सेटिस्फाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम वर्कर 2 ही हैं तो काम तो हमने ही करना है। सीनियर सिटीजन एंड टोकन के लिए एक अलग लाइन रहती है, फिर जनरल के लिए अलग लाइन रहती है। फिर इसमें जनरल में हैंडीकैप भी एक कैटेगरी आ जाती है। हैंडीकैप्ड अलग चाहते हैं कि हमारी पर्ची आगे बनाई जाए। उसके बाद बच्चों वाले चाहते हैं कि हमारी भी पर्ची आगे बनाई जाए। तो फिर जितना हमसे कोशिश हो पाती है कि हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई किसी को ऐसा सामना ना करना पड़े मुश्किल का, हम इनको फ्री कर दें। देखो, जो तो यंगस्टर है वो तो करते हैं मैम, जिनको जो यंग लोग हैं वो सब कर रहे हैं, वो बता भी रहे हैं। वो जहाँ मर्जी से हमारे को आवाज़ डाल दे कि हमारा टोकन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चाहे कुछ भी है। हम बोलते हैं भाई देखो, सीधा टोकन नंबर बताओ और विद इन सेकंड अपनी स्लिप लेके जाओ। अब जिनको नहीं पता है मैम, तो वो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी अस्पताल में सामने आए डॉक्टर मरीज मारपीट मामले में सस्पेंड किए गए डॉक्टर का अब एक वीडियो सामने आया है। वायरल हो रहे वीडियो और लगाए गए आरोपों के बीच डॉक्टर राघव ने कहा कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने अपना पक्ष सार्वजनिक किया है। डॉक्टर राघव ने बताया कि घटना के दिन वह करीब 12 बजे वार्ड में पहुंचे थे। वार्ड में अर्जुन नाम का एक मरीज बेड पर लेटा हुआ था। नए मरीज के आने पर उसकी पुरानी रिपोर्ट देखना डॉक्टरों की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा रहता है। इसी दौरान उन्हें लगा कि मरीज पहले भी वार्ड में आ चुका है, जिस पर उन्होंने सामान्य तौर पर पूछा, भाई तो पहले भी आया है। डॉक्टर राघव के अनुसार इसी सवाल पर मरीज अचानक भड़क गया और जोर जोर से बोलने लगा। मरीज ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वह उसे नहीं जानता और इस तरह बात करने का हक नहीं है। देखते ही देखते मरीज के साथ आए लोग भी डॉक्टर के खिलाफ हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। डॉक्टर राघव का कहना है कि विवाद जल्द ही गंभीर
रूप ले गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मरीज ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और माता पिता को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। डॉक्टर ने कहा कि इस तरह की बातें कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वीडियो में डॉक्टर राघव ने यह भी आरोप लगाया कि मामला सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा। उनके मुताबिक मरीज ने आईवी स्टैंड से उन पर हमला किया और लात घूंसे मारे। उन्होंने बताया कि इस दौरान वह लगातार मरीज से शांत रहने और व्यक्तिगत टिप्पणी न करने की अपील करते रहे। डॉक्टर राघव ने कहा कि वह पिछले 8 वर्षों से आईजीएमसी अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं और इस दौरान कभी इस तरह की घटना नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हमेशा मरीजों से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उनके साथ हुए इस घटनाक्रम से उन्हें मानसिक रूप से आहत किया गया है। आप सब ने सोशल मीडिया पे वायरल व 10 सेकंड की वीडियो को देखा है। आपको उसके पहले के घटनाक्रम व उसके बाद के घटनाक्रम के बारे में बहुत कम पता है। कल 12 बजे के आसपास हमारे वार्ड में अर्जुन सिंह नामक मरीज दाखिल हुआ। ये हमारा रूटीन चेकअप होता है कि जो कोई नया पेशेंट आता है तो हम उसके पुराने रिकॉर्ड, पुराने एक्सरे, पुराने सीटी स्कैन देखते हैं और उसका इलाज आगे के लिए तय करते हैं। यही सब मैं देखने के लिए उस मरीज के बेड पे पहुंचा। मैं अर्जुन सिंह से बात कर ही रहा था, उसका सीटी स्कैन देख ही रहा था। एकदम ही मैंने उसकी तरफ देखा, वह उस समय फोन पे बात कर रहा था। मैंने एकदम ही उसकी तरफ देखा तो और मेरे को लगा कि ये बंदा तो देखा है, ये बंदा तो पहचाना हुआ है। ऐसा लगा कि एक बंदा देखा हुआ है, पहले शायद दाखिल हुआ होगा हमारे सामने। मैंने यही बात उससे कही कि भाई तू तो देखा बंदा है, तू पहले दाखिल था गया। इस बात पे वो इतना उखड़ा, वो इतना जोर से चिल्लाने लगा, ये बोलने लगा कि आप तू करके कैसे बात कर सकते हैं, तू कौन होता है मुझे तू बोलने वाला, तू कौन है। मैंने उसे बोला कि ऐसा मैंने तुझे क्या बोल दिया, मैंने ना तेरे को गलत बोला, ना तेरे को गलत टोन में बात की, ना तेरे से जोर से बोला, ऐसा क्या बोला मैंने। यह बात उसने धीरे धीरे करके गहमा गहमी में इतनी जोर से वार्ड में चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके साथ वाले ने कुछ ना कुछ और बोलना शुरू कर दिया। यह बात कुछ भी नहीं थी, इस बात को इतना तूल दिया। आगे कुछ ना कुछ वह बोलता रहा, तू मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूँ, तू पता है तू किससे बात कर रहा है। ऐसा क्या बोल दिया मैंने, आराम से बात ही तो हो रही थी। यही तो बोला कि तू बंदा देखा है, क्या दाखिल था क्या पहले। यह बात बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो गाली गलौज पे उतर आया। इसके अलावा वह इतना अपशब्द बोलने लगा और मेरे घर वालों तक को बीच में ले आया। आगे से बोलता है कि तू अपने बाप से भी ऐसे ही बात करता है, मेरी माँ को गलत बोलने लगा। देखिए, हम डॉक्टर भी इंसान हैं, हम भी मरीज देखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो पहला मरीज था जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में। मैं पिछले 8 साल से यहीं पर डॉक्टर की तरह काम कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 5 से 6 हजार मरीज देखे हैं, पर ऐसा किसी ने नहीं बोला, ऐसा आज तक कोई नहीं बोलता। और ऐसा कौन सा डॉक्टर होता है जो सीधा आके पेशेंट को कुछ ना कुछ गलत बोलने लगे। कोई मैंने गलत तरीके से बात की होती, कोई गाली दी होती, कोई गलत टोन में बोला होता, कोई एटीट्यूड दिखाया होता, तो मैं भी मानता कि हाँ मेरी गलती है। पर ऐसा नहीं हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैं उसको आराम से उस बात को समझा ही रहा था, उसको मनाना ही चाहता था कि शांत हो जा, कि भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया, इतना गलत मैंने तुझे क्या बोल दिया। इतनी बात बढ़ते जब वह मेरे घर वालों को बीच में ले आया, उसके बाद मैंने कहा कि भाई देख, ऐसा है कि पर्सनल मत हो, नॉर्मल बात कर ले, हम एक दूसरे से बात करके बात सुलझा सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात तो हुई नहीं। इस गहमा गहमी में उसने मुझे धक्का दिया। उसके बाद उसने बेड से लगे आईवी स्टैंड को उठाकर मुझे मारने की कोशिश की। इसके अलावा लात घूंसे चलाए। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं कि सिर्फ डॉक्टर ही संयम दिखाए? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मॉल रोड पर बुधवार दोपहर विंटर कार्निवल का भव्य शुभारंभ महानाट्य और सांस्कृतिक परेड के साथ किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस महानाट्य में 2 ब्लॉकों की 206 महिलाओं ने एक साथ नाटी पर थिरक कर हिमाचली पहचान को बरकरार रखा। महानाट्य में शिमला शहरी ब्लॉक की 86 और मशोबरा ब्लॉक की 120 महिलाएं शामिल रही। सभी प्रतिभागियों ने पारंपरिक परिधान, रेस्ता और ढाटू पहनकर हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति को दर्शाया। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ साथ शिमला घूमने आए पर्यटकों ने भी नाटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे माहौल और उत्साहपूर्ण हो गया। सांस्कृतिक परेड में प्रदेश के 12 जिलों से आए सांस्कृतिक दलों ने अपनी अपनी लोक परंपराओं, वेशभूषा और नृत्यों की प्रस्तुति दी। खासतौर पर पारंपरिक ठोडा नृत्य ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी और लोगों का दिल जीत लिया।
9 दिनों तक चलने वाले इस भव्य विंटर कार्निवल में देश और प्रदेश के लगभग 70 कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। संगीत, नृत्य और लोक संस्कृति के संगम को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं। विंटर कार्निवल के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर सांस्कृतिक परेड को रवाना किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों ने न केवल हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा दिया है बल्कि पर्यटन को भी नई दिशा दी है।